हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे बांग्लादेश में जुल्म हुआ हिंदुओं पर, लेकिन भारत आने की कोशिश कर रहे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशी मुस्लिम। जी हां, कैसे इनके प्लान को फ्लॉप किया गया बताएंगे आपको। तो वहीं बड़ी खबर में बताएंगे, जहां रूस संग जंग में यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है, बता दिया है कि रूस का 1000 वर्ग किलोमीटर रूसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है। दोस्तों बताएंगे, व्लादिमीर पुतिन ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनके साथ हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों क्या रहा पुतिन का बयान, तो वहीं बताएंगे। अपनी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के विरुद्ध नहीं होने देंगे। जी हां, नेपाल ने भारत को दिलाया है ये कहते हुए भरोसा। तो वहीं महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस नेता पर दिखा दिया भरोसा। विधानसभा चुनाव में मिल गई सबसे बड़ी कमान, बताएंगे किस पर भरोसा जताया गया है। तो वहीं अगर आप भी रिचार्ज महंगे होने से परेशान है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ये कंपनी रिचार्ज लेकर आई है। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर जुल्म हुआ हिंदुओं पर, लेकिन बॉर्डर पार करके भारत आने की फिराक में बांग्लादेशी मुस्लिम। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू एकजुट होकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, लेकिन बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हिंदू अभी भी डरे और सहमे हुए हैं, और कुछ तो भारत आना चाहते हैं। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी कि बांग्लादेश बॉर्डर पर हिंदू इकट्ठा हो गए हैं, जिन्हें बीएसएफ ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बांग्लादेश से मारे जा रहे हैं हिंदू, लेकिन घुसपैठ करके आ रहे हैं बांग्लादेश के मुस्लिम। जी हां, इसका खुलासा किया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने। दोस्तों बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। वहां के हिंदुओं को अभी भी कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। हमले हिंदुओं पर हो रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेश के मुस्लिम। जी हाँ, ये सामने तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चारों बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं। इनके नाम है मोइतुर शेख, मुशैर मुल्ला, तानिया मुल्ला और रीता मुल्ला। ये चारों असम के करीमगंज बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन असम पुलिस ने घुसपैठ करते वक्त देख लिया। इनकी तस्वीर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हिमंता बिश्व शर्मा ने इनको ट्वीट किया है ये कहते हुए, अब आप समझ सकते हैं हिंदुओं की आड़ में हिंदुओं के नाम को बदनाम करके मुस्लिम समुदाय बांग्लादेशी मुस्लिम भारत में प्रवेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुगाड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इनकी सारी प्लानिंग, इनके सारे मंसूबों को भारतीय सेना ने फ्लॉप कर दिया। जी हां दोस्तों, बहरहाल बांग्लादेश में प्रताड़ित हुए हैं हिंदू समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, और इसका फायदा उठाकर बांग्लादेशी मुस्लिम जो बहुल संख्या में, और वो इसका फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दे, इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस की 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कर दिया कब्जा। पुतिन ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों, जिसके बाद पुतिन बौखलाते हुए दे दिया जवाब। कहा अब कोई भी शांति वार्ता नहीं होगी। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब नया मोड़ ले चुका है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। जंग की शुरुआत में ये सब मानकर चल रहे थे कि रूस जब चाहे तब यूक्रेन को बड़ी आसानी से मसल देगा पुतिन की ताकत पर। यकीन करने वालों के लिए अब यूक्रेन से झटका देने वाली खबरें आ रही हैं। यूक्रेन के सैन्य कमांडर ने अब दावा किया है कि उनकी सेना ने रूस के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने रूस के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी सोमवार को पहली बार पुष्टि की है कि यूक्रेनी सैन्य बल रूस के कुर्स्क क्षेत्र के भीतर है और लगातार अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में देश के सैनिकों और कमांडरों की उनकी दृढ़ता और निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रशंसा करते हुए ये बयान दिया। हालांकि उन्होंने रूस में अपने सैनिकों की चढ़ाई के बारे में और कुछ नहीं बताया। उन्होंने सुझाव दिया है कि यूक्रेन इस क्षेत्र में मानवीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को इस क्षेत्र के लिए मानवीय योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इसी बीच जैसे ही व्लादिमीर पुतिन रशिया को यह बात पता चली, पुतिन बौखला उठे दोस्तों। दरअसल पुतिन ने देश के नाम अपने संदेश में कहा कि ये सच है कि दुश्मन कुछ अंदर आ चुके हैं। अब हमारा पहला काम उनको अपने इलाके में खदेड़ने का है। हम जल्दी ही उनको अपने क्षेत्र से बाहर कर देंगे। यूक्रेन के जरिए पश्चिमी देश ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी। हम यूक्रेन के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि व्लादिमीर पुतिन के इलाके के 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को यूक्रेनी सेनाओं ने कब्जा लिया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं बता दें, अपनी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों के विरुद्ध नहीं होने देंगे। जी हाँ, नेपाल ने ये कहते हुए भारत को दिलाया है भरोसा, कह दिया है हम पर यकीन करे भारत। जी हाँ, नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोमवार को कहा कि नेपाली जमीन का इस्तेमाल
इस्तेमाल उसके पड़ोसियों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भारत को आश्वासन दिया है, भारत को एश्योर किया है कि नेपाल पड़ोसी देश के खिलाफ ऐसी किसी भी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि मंत्री लेखक ने यह आश्वासन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ अपनी बैठक के दौरान दिया, जिन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों और अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए उनसे शिष्टाचार भेंट की। बयान में कहा गया है कि सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जल संसाधन क्षेत्रों में भारत को नेपाल का महत्वपूर्ण साझेदार मानते हुए गृह मंत्री लेखक ने नेपाल के सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देने के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। जी हां, तो वहीं बता दें पाकिस्तान के ISI चीफ रहे फैज हमीद हिरासत में। जी हां, कोर्ट मार्शल की तैयारी लगे बेहद गंभीर आरोप। जी हां, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को हिरासत में लिया गया है। आवास योजना घोटाले के सिलसिले में आर्मी की ओर से यह एक्शन लिया गया। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विंग की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है। लेफ्टिनेंट के खिलाफ दर्ज शिकायतों की सत्यता का पता लगाया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। जी हां, फैज हमीद के खिलाफ सेवानिवृत्ति के बाद भी पाकिस्तान सेना अधिनियम के उल्लंघन के कई मामले दर्ज हुए हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में 2013 से लेकर अब तक हिंदुओं पर 3600 हमले। अब देश की नामचीन हस्तियों ने लिख दिया है ओपन लेटर, कर दी है बहुत बड़ी मांग। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम, मंदिरों में तोड़ फोड़, चुन चुन कर मारा जा रहा। 50 से भी ज्यादा लेखकों ने सरकार को पत्र लिखा है। आपको बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने भारतीय संसद को चिट्ठी लिखी है। भारतीय संसद को लिखे पत्र में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जाहिर की और कहा कि इस संबंध में संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। संसद से गुजारिश की गई है कि प्रस्ताव पारित करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को रोका जाए और अपराधियों को जल्द ही पकड़ा जाए। कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा ने दुनिया भर के लोगों का इस हिंसा की तरफ ध्यान खींचा है। लेटर में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने उत्पीड़न को लगातार झेला है। लिखा गया है कि बांग्लादेश के गठन से पहले यानी कि 1971 से पहले पाकिस्तानी शासन ने 25 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। कई खबरें बताती है कि 2013 से बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 से भी ज्यादा हमले किए गए हैं। जी हां, भारतीय संसद को पत्र लिखने वालों में लेखक अमीश त्रिपाठी, अश्विन सांघी, दुष्यंत श्रीधर, हिंडोल सेन गुप्ता, स्मिथा बरुआ, न्यूरो सर्जन डॉक्टर AK सिंह और सुमेधा वर्मा ओझा भी शामिल है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से ही लगातार हिंदुओं पर हमले और उनके खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही हैं। तो वहीं इधर पवन कल्याण ने यूनाइटेड नेशन से बड़ी अपील कर दी। कह दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। दरअसल भारतीय राजनेताओं ने इस पूरे मामले पर बयान दिए हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की है। आपको बता दें पवन कल्याण ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दुख जताया है। पवन ने कहा कि बांग्लादेश के हालिया दृश्य और तस्वीरें दहलाने वाली और चिंताजनक है। बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रदीप भौमिक की नृशंस हत्या से लेकर हिंदू मंदिरों यानी इस्कॉन और काली माता मंदिर में तोड़फोड़, अल्पसंख्यक की भयानक हत्या और हिंदू अल्पसंख्यकों, ईसाइयों, बौद्धों और अहमदिया के खिलाफ लक्षित हिंसा काफी गंभीर है। दोस्तों, पवन कल्याण ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हमलों को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने से अनुरोध करता हूं। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में शांति व्यवस्था बहाल करने का आह्वान किया है। तो दोस्तों, वही बता दें जम्मू और कश्मीर में अब नहीं बचेंगे आतंकवादी। बिलों से बाहर निकालने के लिए 3 जिलों में शुरू हुआ बहुत बड़ा ऑपरेशन। जी अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी बता दें, जम्मू कश्मीर में छिपे हुए आतंकवादियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बल अब प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों बोले तो अनंतनाग, किश्तवाड़ा और ऊधमपुर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों को आशंका है कि इन्हीं जिलों में आतंकी अपने गुप्त ठिकानों पर छिपे हुए हैं, जहां उन्हें कुछ स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में 10 अगस्त को शुरू हुआ पहला ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। उस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 2 जवान और 1 नागरिक शहीद हो गए थे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक परवीन शर्मा के रूप में पहचाने गए 2 भारतीय सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि मैं हमारे बहादुर
बहादुरों के अदम्य साहस को सलाम करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। पूरा देश इस दुख की घड़ी में शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका में भारत के नए राजदूत का चार्ज संभालने वॉशिंगटन पहुंचे विनय मोहन क्वात्रा जी इस बीजेपी नेता की जगह लेंगे। जी हाँ, अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए विनय मोहन क्वात्रा सोमवार को वॉशिंगटन पहुंचे। क्वात्रा हाल तक भारत के विदेश सचिव थे। वो तरणजीत सिंह संधू का स्थान लेंगे, जो इस साल की शुरुआत में विदेश सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं और 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के शीर्ष राजनयिक के रूप में कार्य किया। तरणजीत सिंह संधू ने रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने पंजाब के अमृतसर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला के हाथों हार गए थे। उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हम सभी भारतीय दूतावास में उनके नेतृत्व में काम करने के लिए उत्साहित हैं। तो दोस्तों वही बता दें, भिखारियों को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर होगी चेकिंग। पर्यटक बनकर विदेश भाग जाते हैं पाकिस्तानी। जी हाँ, पाकिस्तान के हर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सरकार की तरफ से अब ज्यादा चेकिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है। अन्य देशों में ऐसा तब किया जाता है जब किसी आतंकी हमले या किसी अपराधी के देश छोड़कर भागने का खतरा हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस मामले में अलग ही कहानी है। दरअसल पाकिस्तान से खाड़ी देशों की तरफ जाने वाले हवाई जहाजों में अब सिक्योरिटी पर्यटकों के भेष में देश छोड़कर जा रहे भिखारियों की पहचान कर रही है। जी हाँ, पाकिस्तान की कई भिखारी पर्यटक का भेष बनाकर खाड़ी देशों में पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर भीख मांगने का काम करने लगते हैं। फिर अन्य देशों में जब ज्यादातर पकड़े जाने वाले लोग पाकिस्तानी निकले तो इसको रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अब ये कदम उठाया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक छवि रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में से भारत, अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देशों की फ्लाइटों से सिक्योरिटी ऑफिसर ने जांच के दौरान पर्यटकों का भेष बनाए गए कई भिखारियों को उतार दिया था। जी हाँ, अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए इससे शर्मनाक बात और समय कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहीं बता दे, भारत में शेख हसीना के रुकने का बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर क्या और कैसा पड़ेगा असर, अंतरिम सरकार ने दे दिया जवाब। दोस्तों, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रुकना दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगा और ढाका हमेशा नई दिल्ली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करेगा। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने उस सवाल के जवाब में ये बात कही जिसमें पूछा गया था कि क्या हसीना के भारत में लंबे समय तक रहने के से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा, ये एक काल्पनिक सवाल है। अगर कोई किसी देश में रहता है तो उस विशेष देश के साथ संबंध क्यों प्रभावित होंगे, ऐसा होने की कोई वजह भी नहीं है। तो दोस्तों वही बता दें, भारत अमेरिका के बीच फाइटर जेट इंजन डील 80% टेक्नोलॉजी होगी ट्रांसफर। दोस्तों, भारत अमेरिका के साथ प्रमुख लड़ाकू जेट इंजन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। इसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी शामिल है। भारत अगले 6 महीनों के भीतर लड़ाकू जेट इंजन टेक्नोलॉजी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप देने की कगार पर खड़ी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने पहले ही तकनीकी व्यावसायिक बोलियां प्रस्तुत कर दी हैं, जिससे टेक्नोलॉजी हस्तांतरण पर विस्तृत चर्चा के लिए हर मंच तैयार हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत भारत में INS 6 इंजन के निर्माण के लिए विनिर्माण लाइसेंस समझौते को मंजूरी देने के लिए अंतिम चरण में है। HAL और अमेरिकी GE एरोस्पेस के बीच डील हुई है। ये समझौता भारत की सरकारी कंपनी HAL और अमेरिकी GE एरोस्पेस के बीच का है। JE एरोस्पेस JE अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा। तो दोस्तों वही बता दें, व्लादिमीर पुतिन के देश का भी यूक्रेन जैसा हस्र जान बचाकर भाग रहे रूसी 76,000 से ज्यादा ने छोड़ दिया घर। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। रूसी सेना यूक्रेनी शहरों को शमशान बना चुकी है। लाखों लोगों की जानें जा चुकी है। जैसा कि हमने आपको शुरू में भी खबर बताई कि 1000 किलोमीटर का क्षेत्र रशिया का यूक्रेन ने कब्जा लिया। वैसे में इतनी ही संख्या में लोग रूस के लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, लेकिन अब स्थिति विपरीत हो चुकी है। यूक्रेनी सीमा से लगते रशिया के बुजुर्ग शहर में यूक्रेनी लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं और अब रूसी भी रशिया छोड़ते नजर आ रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, अभी की ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको बताया, तो वही बता दें, जर्मन की लुफ्थांसा एयरलाइन ने इजराइल के लिए उड़ानों पर लगा दिया बैन का ड्यूरेशन और बढ़ा दिया। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर जर्मनी की प्रमुख एयरलाइन लुफ्थांसा ग्रुप ने सुरक्षा कारणों से तेल अवीव यानी इजराइल के लिए अपनी उड़ानों का निलंबन 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है। लुफ्थांसा ने यह निर्णय मध्य पूर्व में जारी तनाव और संघर्ष के बढ़ने की आशंका और क्षेत्र में सुरक्षा हालत को देखते हुए लिया है, ताकि यात्रियों और विमान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी हाँ, तो वहीं बता दे, पाकिस्तान से खबर, इमरान खान की चेतावनी, कहा सरकार ने आरक्षित सीटों पर फैसले को लागू नहीं किया तो होंगे बड़े प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार
सोमवार को शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षित सीटों पर फैसले को लागू करने से इनकार किया या मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा का कार्यकाल बढ़ाया तो वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। खान अभी रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद है। जेल में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा कि अगर सरकार विशेष सीटों के फैसले को स्वीकार नहीं करती है और सीजेपी ईसा को विस्तार देने की कोशिश करती है तो हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। तो वही बता दें, ईरान इजराइल के बीच जंग के आसार और ज्यादा गहरा चुके हैं। अमेरिका ने भेज दी है मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां, फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, हमास के खिलाफ युद्ध में उलझे इजराइल पर नया संकट गहराया गया है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानियह के कत्ल के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। हिजबुल्लाह और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पूर्व इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा कि युद्ध की संभावना बहुत करीब है। इस बीच अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाते हुए मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां मिडल ईस्ट में भेज दी हैं। दूसरी ओर इजराइल पर ईरान के संभावित हमले के मद्देनजर लुफ्तांसा ने अपनी कई उड़ानें 21 अगस्त तक रद्द कर दी हैं। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एयरबील के लिए 21 अगस्त तक कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। तो वहीं बता दें, महाराष्ट्र के लिए भाजपा को फडणवीस पर ही है भरोसा। जी हां, विधानसभा चुनाव की मिल गई कमान। दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें अपने जोरों पर थी, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र की प्रदेश भाजपा इकाई ने फडणवीस के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुंबई भाजपा के प्रमुख आशीष शेलार ने रविवार की रात केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद ये बताया है कि विधानसभा चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस पर ही भरोसा जताया गया है। वो ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे और सीटों की संख्या पर सहयोगियों के साथ बातचीत करने के लिए सभी शक्तियां देंगे। शेलार ने कहा कि पार्टी के सीट बंटवारे का फार्मूला, सहयोगियों द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या, विधानसभा चुनाव की रणनीति और चुनाव जीतने की योजना बनाने जैसे सभी अधिकार फडणवीस को देने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव, महाराष्ट्र ने किसी भी प्रकार के चुनौती के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फडणवीस पर ही भरोसा जताया है। क्या बिल्कुल सही चयन किया है दोस्तों बीजेपी ने? आपकी क्या इस पर राय है? अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वहीं बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही करेंगे दिल्ली कूच, ये हमारा दूसरा घर है। जी हाँ, किसानों ने ये कहते हुए फिर भर दी हुंकार। दोस्तों, 6 महीने से बंद पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसान पहले से ही चाहते थे कि शंभू बॉर्डर खुले। रास्ता बंद होने से व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों को जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, आम जनता को आने जाने में परेशानियां हो रही थी। डल्लेवाल ने कहा कि अगर किसानों की मांग जल्द लागू ना की तो रास्ते खुलने पर किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। किसान संगठनों का रुख साफ है कि किसान हर हाल में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ही दिल्ली कूच करेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसानों का दूसरा घर है जो उन्हें गर्मी, सर्दी व बारिश से बचाती है। इन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान अपनी हर आवश्यकता का सामान लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, वहीं बता दें, 15 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी जी। उनके साथ में क्या वाकई में खाएंगे खाना? बता दें, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है, जिसमें भारत कुल 6 ही पदक जीत पाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भाग लेने गए सभी भारतीय एथलीटों से मिलने वाले हैं। 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी जी दोपहर करीब 1 बजे पूरे भारतीय दल से मुलाकात करेंगे। भारतीय ओलंपिक दल में शामिल रहे प्रत्येक एथलीट को 15 अगस्त के दिन लाल किले पर आने का न्योता भेज चुके हैं। तो वहीं बता दें, अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ जी हुए एक्टिव, अखिलेश भी एक्शन मोड में। यूपी उपचुनाव के लिए क्या है बीएसपी की तैयारी? दोस्तों, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी सपा के मुकाबले पिछड़ने के बाद अब उपचुनाव में दम दिखाने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में भी बैठकों का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। तो वहीं कुछ दलों ने अंदर ही अंदर सीटों को लेकर कुछ नाम फाइनल भी कर लिए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी की जिस एक सीट का सबसे अधिक जिक्र हुआ है वो है फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें रामनगरी अयोध्या भी आती है। तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं की तर्ज पर इस सीट पर बीजेपी की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस स्थिति को बीजेपी अयोध्या से ही संदेश देकर मिटाना चाहती है, लेकिन क्या मिटा पाएगी? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा जरूर। तो वहीं उत्तर प्रदेश में नहीं थमेगी विकास की रफ्तार, सीएम योगी जी ने नितिन गडकरी के साथ कर दी समीक्षा बैठक। हाईवे के निर्माण में आएगी और भी ज्यादा तेजी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की मांग रखी। वहीं उन्होंने इस
विवाद के लिए सभी आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया को थमने नहीं दिया जाएगा और इसमें आने वाली हर अड़चन का समयबद्ध ढंग से निपटारा किया जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए किसी भी विभाग की जमीन को निःशुल्क दिया जाएगा। तो वहीं मुकेश अंबानी ने उतारा जियो का ऐसा प्लान जिसने खत्म कर दी साल भर के रिचार्ज की टेंशन, यहाँ तक कि महीने के रिचार्ज भी पड़ जाएंगे सस्ते। आपको बता दे दोस्तों, बीते 3 जुलाई अपने पोर्टफोलियो को कंपनियों ने अपडेट करते हुए टेरिफ प्लान्स महंगे कर दिए थे, जिसमें रिचार्ज प्लान्स काफी ज्यादा महंगे हो गए थे। गरीब से गरीब और मिडिल फैमिली से मिडिल फैमिली लोग परेशान हो चुके थे कि आखिर अब फोन रिचार्ज भी करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। ऐसे में दोस्तों हम आपको बेहतरीन एक जियो का रिचार्ज बताने वाले हैं, जहां पर रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार प्लान पेश किया है। ये एक साल की वैलिडिटी वाला प्लान है। इस प्लान से यूजर्स को 365 दिन यानी कि साल भर तक रिचार्ज कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि हम जियो के जिस प्लान की बात करें उसकी कीमत 3,599 रुपए है, यानी 3599 रुपए है। ये प्लान 365 दिन का वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में यूजर को कुल 912.5 GB डेटा मिलता है, यानी रोजाना 2.5 GB डेटा मिलता है। दोस्तों अगर आप इसको महीने में कैलकुलेट करेंगे तो पर मंथ 300 रुपए का रिचार्ज होने वाला है, 2.5 GB पर डे वाला। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा ये सस्ता मिलने वाला है आपको। इस बीच ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखकर बताएगा, और अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।